हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे सीआरपीसी के चैप्टर 15 के बारे में। चैप्टर 15 क्या बात करता है? कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट, यानी मजिस्ट्रेट से जो परिवाद किया जाता है उसके बारे में डिस्कशन यहाँ पे किया गया है। तो इसमें आज हम देखेंगे सेक्शन 200 से लेकर 203, यानी कि जो धारा 200 203 थे, सिर्फ 4 धाराएं यहाँ पे है इस चैप्टर में। इसको हम कवर करने वाले हैं विद केस लॉ। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम बात करेंगे परिवाद कैसे होगा, ठीक है ना, किसको किया जाएगा, कब परिवादी की परीक्षा करना आवश्यक नहीं है। यानी कि जब परिवादी, नॉर्मल क्या होता है, परिवादी की परीक्षा की जाती है जब कंप्लेंट किया जाता है, लेकिन ऐसे कौन सी स्थिति है जहाँ पे परिवादी की परीक्षा करना आवश्यक नहीं है, इसको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहेंगे एंड तक हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले तो जो परिवाद शब्द है, यानी कि जो कंप्लेंट है उसको परिभाषित कहाँ किया गया है आपका सीआरपीसी के अंदर। तो अब जब देखेंगे सेक्शन 2D में क्या बात किया गया है, परिवाद के बारे में यहाँ पे बात किया गया है कि परिवाद होता क्या है, उसको डिफाइन किया गया है 2D में। अब यहाँ पे जो बताया गया है 2D में, वो ये बताया गया है कि मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से, यानी कि जो व्यक्ति चाहता है कि इस मामले में कार्रवाई की जाए किसके द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा, किसी भी अपराध का, ठीक है ना, चाहे वो ज्ञान हो या फिर नॉन हो या अननोन हो, ठीक है। यदि वो ऑफेंस कमिट हुआ है और वो व्यक्ति चाहता है कि उस बारे में मजिस्ट्रेट क्या करे, कार्रवाई करे, तो चाहे ओरली हो, यानी कि ओरली और रिटर्न, यानी कि मौखिक और लिखित रूप में, दोनों रूप में किया जा सकता है, लेकिन इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है। तब यहाँ पे सिंपल सी बात करें तो 2D के अंतर्गत बताया गया है कि मौखिक और लिखित दोनों रूप में किया जा सकता है कंप्लेंट, ठीक है। इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है, ये इतना आप ध्यान रखिएगा। अब क्या यहाँ पे परिवाद तो डिफाइन है, लेकिन क्या परिवादी को भी डिफाइन किया गया है? नहीं, यहाँ पर क्या है, परिवादी को डिफाइन नहीं किया गया है। और जो कंप्लेंट की जाती है और हमेशा मजिस्ट्रेट के समक्ष ही की जाती है, ठीक है। तो अब सेक्शन 200 पे आते हैं, 200 धारा 200 पे। तो परिवादी की परीक्षा, जब कंप्लेंट फाइल की जाती है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, तब वहाँ पे क्या किया जाता है, उस परिवादी की परीक्षा की जाती है। लेकिन इसमें सिर्फ परिवादी नहीं है, परिवादी के अलावा भी कौन है, साक्षी, यानी कि जो विटनेस उपस्थित हैं उनकी भी परीक्षा करने की बात यहाँ पे कही गई है। तो परिवाद पर किसी अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट, अब जो मजिस्ट्रेट संज्ञान कर रहा है वो किस पे कर रहा है, कंप्लेंट पे कर रहा है। और ध्यान रखिए, कंप्लेंट पे यहाँ पे पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है। तो परिवाद पर किसी अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट क्या करेगा, परिवादी की और कोई साक्षी उपस्थित हो तो, ठीक है ना। नॉर्मली यदि साक्षी उपस्थित नहीं है तो परिवादी की तो करेगा ही करेगा, लेकिन यदि परिवादी के साथ कोई साक्षी उपस्थित है तो वहाँ पर उसकी भी क्या किया जाएगा, शपथ पर परीक्षा की जाएगी, यानी कि ओथ पर यहाँ पे एग्जामिनेशन हो रहा है। और इस परीक्षा का जो भी सारांश हो, यानी जो एग्जामिनेशन किया जा रहा है उसका जो भी परिणाम निकलता है, जो भी रिजल्ट निकलता है, उसका क्या किया जाएगा, यहाँ पे उसका सारांश लिखा जाएगा, उसका समरी यहाँ पे राइटिंग में लिखी जाएगी। उसके बाद और यहाँ पे जो परिवादी है, साक्षी है और मजिस्ट्रेट, यानी कि जिसके समक्ष यहाँ पे परिवाद किया गया है, वो तीनों क्या करेंगे, उस पर हस्ताक्षर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि परिवाद पर किसी अपराध का संज्ञान कर रहा है जो मजिस्ट्रेट, वो क्या करेगा, परिवादी और साक्षी को यदि कोई है तो उनके ऊपर एग्जामिनेशन करेंगे, परीक्षा करेगा, लेकिन यहाँ पे किस पे करेगा, ओथ पे करेगा, ठीक है। ओथ पर यहाँ पर एग्जामिनेशन हो रहा है और उसका सारांश, यानी कि जो भी समरी होगा उसको लिखा जाएगा और तीनों के द्वारा यहाँ पे हस्ताक्षर किए जाएंगे, ठीक है। परिवादी के द्वारा, साक्षियों के द्वारा और मजिस्ट्रेट, तीनों के द्वारा ये उसको हस्ताक्षरित किया जाएगा। परंतु यहाँ पे थंबनेल में देखा होगा आपने कि यहाँ पे किन ग्राउंड्स पे, यानी कि किन स्थिति में यहाँ पे परिवादी और साक्षियों की परीक्षा करना आवश्यक नहीं होता है। तब यहाँ पे कंडीशन बताइए, प्रोवाइजो दिया गया है कि जब परिवाद लिख कर किया जाता है, राइटिंग में किया जा रहा है, और तब मजिस्ट्रेट के लिए परिवादी और साक्षियों की परीक्षा करना आवश्यक नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे परिवादी की और साक्षी की परीक्षा करना आवश्यक नहीं होगा, लेकिन किन कंडीशन में, 2 कंडीशन बताई गई है। पहला बताता है कि यदि परिवाद अपने पदी कर्तव्यों के निर्वहन करने वाले
या कार्य का तात्पर्य रखने वाले लोक सेवा के न्यायालय द्वारा किया गया है। यानी कि यदि किसी न्यायालय ने ही ऐसा अपन परिवाद फाइल किया है या फिर पब्लिक सर्वेंट के द्वारा ऐसा कोई यहाँ पे कंप्लेंट फाइल की जा रही है, तो यहाँ पे दो लोगों को यहाँ पे ऐड किया गया। कौन कौन से? पहला तो आता है आपका पब्लिक सर्वेंट और दूसरा आता है आपका यानी कि कोर्ट यानी कि न्यायालय। इन दोनों के द्वारा यदि यहाँ पे किया जा रहा है, कंप्लेंट की जा रही है मजिस्ट्रेट के समक्ष, तो यहाँ पे परिवादी जो भी होगा, जो कर रहा है पब्लिक सर्वेंट या कोर्ट, तो उसकी भी एग्जामिनेशन करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो हो गया पहला कंडीशन। और दूसरा क्या आता है आपका कि यदि मजिस्ट्रेट जांच या विचारण के लिए मामले को, यानी कि जब मामला आया है उसके इंक्वायरी एंड ट्रायल के लिए किसको भेज देता है, किसके हवाले कर देता है? 192 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले कर देता है। 192 क्या बात करता है? 192 के क्लॉज फर्स्ट में बताएगी, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसके पहले वाले चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला क्लॉज बताया गया है 192 का, वो क्या कहता है? कोई जो सीजीएम यानी कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, जो सीजीएम होता है, वो क्या कर रहा है कि अपराध का संज्ञान करने के पश्चात जो उसके अधीनस्थ हैं, जो भी कोर्ट हैं, ठीक है, उस जो भी कॉम्पिटेंट कोर्ट, ठीक है ना, कॉम्पिटेंट भी होने चाहिए और उसके अधीनस्थ भी होने चाहिए, तो वहाँ पे क्या कर सकता है? जांच या विचारण के लिए उसको सुपुर्द कर सक, यानी कि उसके हवाले मजिस्ट्रेट के हवाले कर सकता है, ताकि यह जो जांच है और विचारण है उसका किया जाए, ठीक है। और दूसरा क्लॉज यहाँ पे आता है 192 का, वो क्या कहता है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा यानी कि सीजीएम के द्वारा यदि कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जेएमएफसी जो है उसको प्राधिकृत किया गया है, सशक्त किया गया है, तो वो भी क्या कर सकता है? मामले का संज्ञान लेने के पश्चात जांच विचारण के लिए अपने अधीनस्थ किसी सक्षम मजिस्ट्रेट के हवाले कर सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये 192 भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या है, परंतु यह है कि और यदि मजिस्ट्रेट परिवादीय साक्ष्यों की परीक्षा करने के पश्चात मामले को 192 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले करता है, तो बाद वाले मजिस्ट्रेट के लिए उनकी फिर से परीक्षा करना आवश्यक नहीं होगा। अब मान लीजिए जिसके पास कंप्लेंट आई, अब उसने क्या किया है कि उसने जो भी जांच वगैरह थी वो सब कर ली है, परीक्षा कर ली है उन परिवादी की और साक्षी की, ठीक है। जैसे ए नाम के कोर्ट के पास क्या आता है कि कंप्लेंट आई और इसने क्या किया, जो परिवादी हैं उनकी परीक्षा कर लेता है और उसके बाद क्या करता है 192 का पावर एक्सरसाइज करते हुए किसी अन्य मजिस्ट्रेट, बी नाम के मजिस्ट्रेट है, इसको ट्रांसफ़र कर देता है केस को कि आप इसका जांच और विचारण करें, ठीक है। एग्जामिनेशन किसने कर लिया? ए ने कर लिया। और यहाँ पे जांच विचारण के लिए किसको भेज दिया? 192 के देन बी नाम के मजिस्ट्रेट को। अब बी नाम के मजिस्ट्रेट के लिए आवश्यक नहीं है कि वो पुनः उसकी परीक्षा करे, उन जो भी परिवादी हैं और साक्षी हैं, ठीक है, ये आवश्यक नहीं होगा, लेकिन चाहे तो वह कर सकता है। उसके बाद ये हो गया आपका सेक्शन 200 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ कंडीशंस बताई, कुछ शर्तें बताई गई हैं जो 201 में है, ठीक है। 201 में क्या बात करता है कि ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जो मामले का संज्ञान लेने के लिए सक्षम नहीं है। अब जो मामला है, जो कंप्लेंट आया है, वो ऐसे कोर्ट पे आ गया है जो उस कंप्लेंट को सुनने के लिए, यानी कि जो उस कंप्लेंट का संज्ञान लेने के लिए सक्षम ही नहीं है, कॉम्पिटेंट ही नहीं है। तब यहाँ पर उसका क्या किया जाएगा? यदि परिवाद ऐसे मजिस्ट्रेट को जाता है जो उस अपराध का संज्ञान करने सक्षम नहीं है, तब यहाँ पे दो कंडीशन बताई गई है। पहला आता है कि यदि परिवाद लिखित में है, यदि जो परिवाद किया गया है, कंप्लेंट किया गया है और इन राइटिंग है, तो वहाँ पर उसको समुचित न्यायालय में पेश करने के लिए उस भाव के पृष्ठांकन सहित लौटा देगा, यानी कि इंडोर्स कर देगा कि आप जो भी उसका अपने साइन करेगा और उसमें पृष्ठांकित करेगा, लिखेगा कि जो भी इसको सक्षम न्यायालय है, जो भी समुचित न्यायालय है, वहाँ पे जाने का आदेश देगा, ठीक है, ऑर्डर करेगा, ठीक है। पृष्ठांक सहित उसको जो परिवाद लिखित में किया गया उसको रिटर्न कर देता है, यानी लौटा देता है। अब मान लीजिए जो परिवाद है लिखित में नहीं है, ओरली किया गया था, तो वहाँ पे जो कंप्लेनेंट है यानी परिवादी है उसको क्या किया जाएगा? वहाँ पे डायरेक्शन दिया जाएगा कि आप जो भी उचित न्यायालय है वहाँ पर आप जाएँ, ठीक है। तो दो कंडीशन है, यदि लिखित में है तो समुचित न्यायालय में जाने के लिए उसको भाव के पृष्ठांक सहित लौटा देगा, यानी रिटर्न कर देता है। और यदि मान लीजिए लिखित नहीं है और ली है, तो वहाँ पर उचित न्यायालय में जाने के लिए निर्देश देता है। ये हो गया आपका, यदि जो मजिस्ट्रेट है वो कॉम्पिटेंट नहीं है इस संज्ञान लेने के लिए, तब यहाँ पे जो दो कंडीशन है। अब यहाँ पे क्या है कि नेक्स्ट आता है 202, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो बात करता है कि आदेशिका के जारी किए जाने को मुलतवी करना। अब यहाँ पे क्या होता है
जब मामले का संज्ञान ले लिया जाता है तो वहाँ पे प्रोसेस इशू किया जाता है, ठीक है, यानी कि समन वगैरह हो गया, ताकि जो अपोजिट वाले पार्टी है उनको पता तो चले कि उनके खिलाफ भी केस फाइल हुआ है क्या कैसा है। तो वहाँ पे आदेश का जारी किया जाने को मुलतवी कर सकता है, यानी वो रोक सकता है, कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर सकता है। तो यदि कोई मजिस्ट्रेट ऐसे अपराध का परिवाद प्राप्त करने पर जिसका संज्ञान करने के लिए वो प्राधिकृत है, यानी ऑथोराइज तो है, ठीक है ना, अथॉरिटी तो है उसके पास कि उस मामले का संज्ञान ले ले, या फिर जो 192 के अधीन उसको हवाले किया गया है, तो ठीक समझता है। अब जो ए नाम का मजिस्ट्रेट है क्या करता है, इसके पास जो कंप्लेंट आई है उसका संज्ञान ले लेता है, या फिर ए नाम का कोर्ट जो है इसके पास कहीं 192 के पावर एक्सरसाइज करते हुए इसके पास ट्रांसफ़र किया गया है उस मामले को, और ये जो ए नाम का कोर्ट है यानी ए नाम का जो मजिस्ट्रेट है वो आवश्यक समझता है कि ऐसे मामले जहां अभियुक्त किसी ऐसे स्थान पर निवास कर रहा है जो उस क्षेत्र के परे है जिस अपनी अधिकारिता के प्रयोग कर, यानी कि जो ए नाम का कोर्ट था ये संज्ञान तो ले सकता है, लेकिन जो व्यक्ति है वो कहाँ पर है, वो अभियुक्त है, वो इसके अधिकारिता से बाहर कहीं निवास करता है। यानी कि जब मान लीजिए बी नाम के कोर्ट के पास यहाँ पे क्या करता है, अधिकारिता रखता है बी नाम का कोर्ट, जहाँ पे वो अभियुक्त निवास करता है। अब एक जुरिस्डिक्शन में वो अभियुक्त ही नहीं रह रहा है, तब अभियुक्त के विरुद्ध जो आदेश का जारी किया जाना रहता है उसको मुलतवी कर सकता है, और यह विनिश्चित करने के लिए, यानी कि वो सुनिश्चित करने के लिए कि कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है भी कि नहीं भी है, ठीक है। तो यहाँ पर उस मामले की स्वयं जांच कर सकता है या फिर किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे व्यक्ति को जिसको ठीक समझे अन्वेषण करने के लिए निर्देश दे सकता है। अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने की बात कही जा रही है कि यदि मान लीजिए जो अभियुक्त है वो दूसरे के जुरिस्डिक्शन में है, लेकिन मामला का संज्ञान वो जो मजिस्ट्रेट है जहाँ पर कंप्लेंट की गई है वो ले सकता है, ठीक है। तब यहाँ पे क्या करेगा कि यदि आवश्यक समझता है, उसको ठीक लगता है इस मजिस्ट्रेट को, तो क्या करेगा, जो भी आदेश का जारी किया जाना था उसको मुलतवी कर देगा, उसको रोक देगा, और यह सुनिश्चित करेगा कि जो अभियुक्त है जो दूसरे मजिस्ट्रेट के अधिकारिता में रहता है, अब उसके विरुद्ध जो कार्रवाई करने का आधार है, ग्राउंड्स कुछ है भी कि ऐसे इसका संज्ञान ले लूँ, ठीक है ना, फालतू में टाइम वेस्ट होगा कोर्ट का। तो यहाँ पर इसलिए क्या करेगा, या तो ये स्वयं जांच कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है, या फिर किसी पुलिस अधिकारी को डायरेक्शन कर सकता है कि आप वहाँ पे जाएं, या फिर किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को जिसको भी एक मजिस्ट्रेट ठीक समझता है क्या करेगा, डायरेक्शन देगा कि आप वहाँ पर जाएं, उस मामले के इन्वेस्टिगेशन करें और रिपोर्ट सबमिट करें, ठीक है। तो ये हो गया आदेश का मुलतवी किया जाना। परंतु अन्वेषण के लिए कोई ऐसा निर्देश वहाँ पर नहीं दिया जाएगा जहाँ मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है कि अपराध जिसका परिवाद किया गया है अन्यथा सेशन द्वारा विचारणीय, यानी कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन कब नहीं दिया जाएगा। अभी तो ऊपर दे रहा था कि कार्रवाई करने के पर्याप्त आधार है या नहीं इसको पता करने के लिए, लेकिन यहाँ पे कब नहीं दे सकता है ऐसा डायरेक्शन, जब मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि जो मामला आया है परिवाद पर वो अपराध किसके द्वारा विचारणीय है, सेशन न्यायालय के द्वारा, तब यहाँ पे क्या करेगा, इसको डायरेक्शन नहीं देगा कि आप उसमें जाकर इन्वेस्टिगेशन करें, ठीक है। तो ये सेशन न्यायालय को ट्रांसफ़र किया जाता है वो 209 के तहत किया जाता है, ठीक है। 209 और 323। 209 में कब किया जाता है मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 209 के तहत तब किया जाता है जब मामला मजिस्ट्रेट के समक्ष आता है और उसको प्रत्यक्षतः लगता है कि ये मामला किसके द्वारा, सेशन न्यायालय के द्वारा विचारणीय है, तब यहाँ पे 209 के तहत। यदि मान लीजिए जो कुछ ट्रायल चला लेता है, ठीक है, ट्रायल के दौरान या निर्णय के पूर्व जो कार्रवाई स्टार्ट कर देता है यदि मजिस्ट्रेट, और बाद में बीच में लगता है, जो ट्रायल के बीच में भी लगता है कहीं भी किसी भी स्टेज पे, ठीक है ना, इंक्वायरी हो गई, ट्रायल हो गया, ठीक है, ट्रायल की स्टेज निर्णय के पूर्व कभी भी इसको लगता है कि मामला किसके द्वारा विचारणीय, सेशन न्यायालय के द्वारा, तो यहाँ पे 323 के तहत यहाँ पे इसको ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मान लीजिए सेशन न्यायालय के द्वारा विचारणीय है तो इस मामले को क्या नहीं किया जाएगा, इसमें डायरेक्शन नहीं दिया जाएगा इन्वेस्टिगेशन करने का या फिर जांच करने के बारे में। और दूसरा आता है कि जहाँ परिवाद किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है, ठीक है, तो ऊपर हमने पढ़ा था 200 में कि जो परिवाद है वो कौन कर सकता है, लोक सेवक भी कर सकता है, ठीक है ना, और न्यायालय भी कर सकता है। तो लोक सेवक और न्यायालय जब करते हैं तो इनका परीक्षा करना आवश्यक नहीं होता है, ठीक है। तो जब परिवाद किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है, जब तक कि परिवादी की या उपस्थित साक्ष्यों की यदि कोई 200 के अधीन शपथ पर परीक्षा नहीं कर ली जाती, तब तक यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं देगा। यदि मान लीजिए जो परिवाद किया गया है वो किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है, ठीक है, तो वहाँ पे परिवादी की परीक्षा की जाएगी 200 के अधीन शपथ पर। जब तक ये परीक्षा नहीं कर ली जाती तब तक यहाँ पर उसको डायरेक्शन नहीं दिया जाएगा,
ये हो गया। अब दूसरा आता है आपका, यदि उपधारा 1 के अधीन किसी जांच में यदि मजिस्ट्रेट ठीक समझता है तो साक्षियों का शपथ पर साक्ष्य ले सकता है। उपधारा 1 के दिन ऊपर पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। वहाँ पे जो साक्षियों का साक्ष्य लिया जा रहा था वो शपथ पर ही ले सकता है। परंतु यदि मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है कि अपराध जिसका परिवाद किया गया है, ठीक है, जिस अपराध का कंप्लेंट किया गया है मजिस्ट्रेट के पास और उसका अनंत सेशन न्यायाधीश विचारणी है, तो यह परिवादी से अपने सब साक्ष्यों को पेश करने की अपेक्षा करेगा और उनकी शपथ पर परीक्षा करेगा। अब यहाँ पे जो मामला है, यदि उसको मजिस्ट्रेट को लगता है कि सेशन न्यायालय द्वारा विचारणी है, ठीक है, तब वहाँ पर मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, जो परिवादी हैं वो उससे कहेगा कि जो भी तुम्हारे विटनेसेस हैं, ठीक है ना, जो भी तुम्हारे साक्षी हैं उनको पेश करो, ठीक है। पेश करने की अपेक्षा करेगा और उन सभी साक्ष्यों की क्या करेगा, शपथ पर परीक्षा करेगा। कौन? मजिस्ट्रेट करेगा। उसके बाद उसको भेजता रहेगा सेशन न्यायालय को, ठीक है। तो यहाँ पे उससे भेजने से पहले क्या कर लेगा, उसकी परीक्षा कर लेगा। यदि उपधारा 1 के अधीन, ऊपर हमने अब देखा था जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन दे रहा था। अब मान लीजिए जो इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन दे रहा था तो वो पुलिस ऑफिसर को ना देखे किसी अन्य व्यक्ति को जिसको ठीक समझता था उसको दे दिया कि आप जाके यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करें, ठीक है। तब वहाँ पर क्या किया जाएगा, जो व्यक्ति है जिसको डायरेक्शन किया गया है वो क्या नहीं कर सकता, वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता। बाकी जो भी अदर पावर रहती हैं पुलिस की, पुलिस थाने की भाषा अधिकारी की, वही सेम यहाँ पावर्स उसको भी रहेगी, ठीक है ना। सिर्फ एक पावर नहीं रहेगी, उसको क्या है, वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकते, विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका 202। अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है 203। 203 क्या बात करता है कि परिवाद का खारिज किया जाना। अब मान लीजिए उसने जो जांच की थी कि पर्याप्त आधार है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें करने के बाद यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि यहाँ पे पर्याप्त आधार है ही नहीं उस कंप्लेंट की जो की गई है मजिस्ट्रेट के समक्ष, तो उस परिवाद को खारिज कर देता है। तो यहाँ पे है कि यदि परिवादी के और साक्ष्यों के शपथ पर किए गए कथन पर यदि कोई हो, धारा 200 के अधीन जांच या अन्वेषण के परिणाम पर विचार करने के पश्चात, तो यहाँ पे क्या क्या कर रहा है, पहले तो जो परिवादी साक्ष्यों की परीक्षा की गई थी उस पर विचार कर रहा है, उसके और धारा 200 के 2 के अधीन जो जांच और अन्वेषण किया गया था, यानी जो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन किया गया था उसके परिणाम पर, उसका जो रिपोर्ट आया है उस पर विचार करने के पश्चात यदि मजिस्ट्रेट की राय है, उसकी ओपिनियन बनती है कि इसमें कोई कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार ही नहीं है, तो क्या करेगा, वो परिवाद को खारिज कर देता है और प्रत्येक मामले में ऐसा अपने कारणों को संक्षेप में लिखेगा। यानी कि जब ये खारिज किया जा रहा है ना, तो इसे खारिज करना है ये नहीं लिखेगा, ठीक है ना। खारिज करने का उसका रीजन क्या है, ठीक है, वो भी उसको उसको रिटर्न में लिखना होगा, ठीक है ना। राइटिंग करनी होगी उसकी कि यहाँ पर जो खारिज किया जा रहा है उसके लिए पर्याप्त आधार क्यों नहीं है और उसको क्यों ऐसा लगता है कि उसके लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो यहाँ पे उसको खारिज कर दिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसके आगे का जो चैप्टर 16 है वहाँ पर बताया गया है कि यदि मान लीजिए जो परिवाद किया गया है उसको यहाँ पे खारिज नहीं किया जाता, 203 के अधीन खारिज नहीं किया जाता, तो 204 में, यानी कि जो चैप्टर 16 है उसके तहत 204 में प्रोसेस इशू किया जाता है जो समान है, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे बात करें, जो हमने केस लॉ के बारे में बताया था, जो 202 है, 202 के अधीन आपको एक केस लॉ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आप नोट कर सकते हैं, देवरापल्ली, ठीक है, पर एक केस की बात करें, जो प्रथम ना ताल्लुकदार वर्सेस सरोज रंजन सरकार, जो 1962 का केस था, इसमें क्या बताया गया था कि सेकंड कंप्लेंट क्या किया जा सकता है, ठीक है। पहले आपने कंप्लेंट तो कर दी, लेकिन इसकी सेकंड यानी दूसरी बार परिवाद कर सकते हैं उसी मामले की। तो यहाँ पे कुछ अपवादजनक यहाँ पे दशाएं बताई गई थी, ठीक है, इस केस के तहत। और ये जो केस है आपका पूछा गया था MPHJS, ठीक है, MPHJS में पूछा गया, 2010 का ये सवाल था, जहाँ पर पूछा गया था कि जो द्वितीय परिवाद किए जाने की अपवादिक दशाएं हैं या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर है कि कुछ अपवादिक दशाएं यहाँ पर बताई गई थी। वो कौन कौन सी थी, तो पहला आता है आपका कि जहाँ परिवाद का खारिज अपूर्ण अभिलेख पर हो, यानी कि जो परिवाद खारिज किया जा रहा था, ठीक है, तो वहाँ पर
जो परिवाद खारिज किया जा रहा है वो अपूर्ण है, यानी कि इनक्वाइट अभिलेख पर रिकॉर्ड पर है। ठीक है, दूसरी कंडीशन आती है कि जहाँ परिवाद का खारिज परिवाद की प्रकृति को गलत समझने के कारण या अनुचित हो, यानी कि जो परिवाद खारिज किया गया है, दूसरे कंडीशन क्या है, ये परिवाद जो खारिज किया गया है वो गलत प्रकृति यानी परिवाद की जो प्रकृति है उसको गलत समझ लिया गया और उसके बाद उसको खारिज कर दिया गया। और तीसरा कंडीशन यह आता है यहाँ पर, जहाँ पूर्ववर्ती परिवाद में सम्यक सतर्कता के बावजूद नूतन तथ्यों के अभिलेख पेश नहीं किए जा सके थे। यानी कि जो थर्ड पॉइंट आता है कि कंप्लेंट सेकंड टाइम कर सकते हैं, लेकिन कब, जबकि जो पूर्ववर्ती परिवाद था यानी फर्स्ट टाइम जो आपने कंप्लेंट की थी उसमें क्या है, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे जिसको अब पेश नहीं कर सकते थे उस टाइम पे, तब वहाँ पर उस आधार पर भी क्या किया जा सकता है, अब सेकंड टाइम यहाँ पे परिवाद किया जा सकता है। ये हेल्ड हुआ था इसी प्रथमनाथ तालुकदार वर्सेस सरोज रंजन सरकार 1962 के केस में। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो चैप्टर 16 के साथ हम पढ़ने वाले हैं, जो धारा 204 से 210 तक है। ठीक है,